IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1935 तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें दिए गए हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन जो देखना है असहयोग आंदोलन से, स्वराज पार्टी से, साइमन कमीशन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गोलमेज सम्मेलन से, पूना समझौता से, यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं। एनसीईआरटी आधारित सारे एमसीक्यू हैं जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों को शामिल करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है जो एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारी क्लास आपको लगातार मिले। और बीपीएससी का जो है सीट बहुत ज़्यादा आ रही है इस बार, तो इस बार आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाए, इसलिए आपको बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और हमारे चैनल द्वारा लगातार तैयारी कराई जा रही है 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की एक साथ में। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें, असहयोग आंदोलन के दौरान ही अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ था। ये बिल्कुल सही है। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 1920 में ये सारे विश्वविद्यालय बनाए गए थे। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज जो है कोष स्थापित किया गया था, फंड बनाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। तो उन्हीं की याद में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए तिलक फंड बनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नग्न थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। महिलाओं की भूमिका इसमें बढ़ चढ़ के थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया था। बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर सही है, 3 नंबर गलत हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान रोटी और कमल का फूल स्वतंत्रता के प्रतीक बनाए गए थे। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रतीक जो है 1857 के विद्रोह के थे। तो इसमें 3 और 5 नहीं होगा, जो सत्य पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 1, 2 और 4 सही है, बाकी 3 और 2 गलत हैं। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में अब आएंगे, इसलिए हमें इसी लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, ये हुई थी बारदौली में। और यहीं पर गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरी चोरा घटना के बाद। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित हैं? इनमें कौन कौन से व्यक्ति हैं जो स्वराज पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं? ठीक है। मोतीलाल घोष बिल्कुल नहीं होगा। चितरंजन दास बिल्कुल सही। विट्ठल भाई पटेल ये संस्थापक सदस्य नहीं थे, क्योंकि यहाँ जो है स्थापना का पूछा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और मोतीलाल जो है नेहरू, तो 2 और 4 चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 इलाहाबाद में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 2 और 4 सही है। चौथा क्वेश्चन है, स्वराजवादियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा असत्य है इसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा असत्य है, सत्य है, यहाँ हमें जरूर ध्यान देना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है, नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भरी जाने वाली 105 सीटों में से 48 सीटों पर स्वराजवादियों की जीत मिली थी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय हुई थी। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा जा रहा है। मार्च 1925 में स्वराजवादियों ने एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर बनवाने में सफलता प्राप्त की थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले स्पीकर बनाए गए थे। तो ये सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर केवल 1 होगा। केवल 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी बनाई गई थी, अफगानिस्तान में बनी थी जो है। तो इस पार्टी के जो है प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम पर विचार करने और आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव के लिए साइमन कमीशन गठन किया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। उन्होंने
किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। इस कमीशन में 3 भारतीय सदस्य थे, बिल्कुल नहीं, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था और इसी को लेकर भारतीयों ने विरोध भी किया था। तो जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो केवल एक सही होगा, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस कमीशन को इंडियन स्टेटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम के जो है समीक्षा करनी थी। इस कमीशन में कुल 12 सदस्य थे, गलत हो जाएगा, इसमें केवल 7 सदस्य थे, ठीक है। और जो है ए और बी दोनों सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है। पहला है जो है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भी इस कमीशन का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। इस कमीशन में सभी वर्गों और दलों में फूट डाल दी थी, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अनेक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा संवैधानिक सुधार की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया गया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, तो सी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में याद रखना, ये साइमन कमीशन के विरोध में आया था, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, इस रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जो थे वो आपको कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ जो नेहरू शब्द है ये मोतीलाल नेहरू से को प्रेजेंट करेगा, ना कि जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन इसके महासचिव जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट का मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख संगठनों ने समर्थन किया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने और सिखों ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि जो मुसलमानों को, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जा रहा है सिखों को, उसको हटा लिया जाए। इसीलिए जो है सिखों ने, हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने सब ने विरोध किया था। तो जो है आपका 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। तो चूंकि पूछा जा रहा है सत्य कौन सा है, तो केवल 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। तो इस तरह के जब तक हम डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ये बहुत ऐतिहासिक जो है था, ये बहुत महत्वपूर्ण था, इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल सही है। तो अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो कांग्रेस ने पहली बार ये लक्ष्य रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो 1 और 2 दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है, इस अधिवेशन में जो है 31 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, गलत हो जाएगा, 26 जनवरी को मनाया गया था। तो जो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है हमें, कौन सा इसमें असत्य है, ठीक है। पहला है, यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को नहीं, यह आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च को, जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, तभी से शुरू हो गया था। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ साबरमती आश्रम से हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च को गांधी चलना शुरू किए थे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी, ठीक है। तो दांडी मार्च इसको कहते हैं, तो यहीं से शुरू हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है।
पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर को न अदा करने का से इनकार कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार भी इसमें शामिल था। ठीक है। इस आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका नग्न थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे अधिक महिलाओं ने ही इसी आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नागालैंड की रानी जो है गैडनेल्लू ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल सही है। तो जिया तरंग नामक आंदोलन चलाया था और रानी गैडनेल्लू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि भी दिया था, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4 सही है, जबकि जो है 3 नंबर इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित किया गया था का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया था, इसका उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। पहला है आपका सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, बिल्कुल गलत है। केवल अहिंसक राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात हुई थी, हिंसक राजनीतिक कैदियों की बात छोड़ने की बात नहीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो भगत सिंह को भी छोड़ा जाता। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहते हैं। ठीक है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के तहत गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्तुओं तथा शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा किया गया था, ना कि इनकार किया गया, समाप्त नहीं किया गया था। तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि तीसरा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन है समझौते के अनुसार, मतलब गांधी इरविन समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया तथा दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो गांधी इरविन समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, इसको दिल्ली समझौता कहते हैं। और कांग्रेस ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और केवल गांधी को जो है भेजा था कहाँ पर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। तो जो इसका जो ऑप्शन है ये आपका ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ असत्य पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आया आपका वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। ये आपको ये भी याद रखना है कि जो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो है सरदार पटेल जी थे, ये भी याद रखना। पहला है इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति संबंधी प्रस्तावों को पेश किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को मांग की गई थी। तीसरा है इसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। तो याद रखना ये तो बिल्कुल किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है यह सम्मेलन सितंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया हुआ था, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल सही है कि तो केवल कांग्रेस की ओर से गांधी ही गए थे। ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण से यह सम्मेलन सफल रहा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सम्मेलन सफल नहीं बल्कि असफल रहा। तो याद रखना चूंकि कांग्रेस की ओर से गांधी छोड़ के चले आए थे इस आंदोलन मतलब इस सम्मेलन को, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। तो केवल 3 क्या होगा आपका याद रखना, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। तो या इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया गया था, ये पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन का किस समय दिया गया था? तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का नारा क्या था, तो आपको याद रखना है एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? पहला है इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, बिल्कुल सही। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल सही। M.A. जिन्ना ने
जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिन्ना ने इसका विरोध किया था और जिन्ना ने इसी समय असहयोग आंदोलन के समय एनी बेसेंट के साथ मिलकर के कांग्रेस को छोड़ दिया था और मुस्लिम लीग को जो है समर्थन दिया था। तो याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। जिन्ना जो है इसी समय कांग्रेस को छोड़ा था और इसका विरोध किया था असहयोग आंदोलन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान एक तो वकालत छोड़ा था बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, चूंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी छोड़ा था। लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो चित्तरंजन दास एक वकील थे और ये जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इन्होंने वकालत छोड़ा था असहयोग आंदोलन के समय, और जो है राजेंद्र प्रसाद ने भी छोड़ा था बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? सबको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चोरी चोरा की हुई हिंसा के कारण, तो चोरी चोरा में जो हिंसा हो गई थी, इसी कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया था। इसको लेकर के गांधी का काफी विरोध भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? कि जो असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था तो सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले क्या हुआ, तो चोरी चोरा में पुलिस गोलीकांड हुआ सबसे पहले, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चारों ऑप्शन एक साथ हो जाएगा, मतलब एक के बाद एक घटना हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1, 2, 3 और 4 सब एक क्रम से हैं। तो सबसे पहले घटना चोरी चोरा की हुई, फिर भीड़ ने पुलिस को थाने में जला दिया जो है, इसके बाद में गांधी जी को ने आंदोलन को स्थगित कर दिया 12 फरवरी को, और याद रखना गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इनका जो है स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको बाद में रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको इसको इस तरह की प्रैक्टिस कराई जा रही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था और सबसे बाद में क्या हुआ था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले चोरी चोरा कांड हुआ था, फिर क्या हुआ, तो इसके बाद बारदौली प्रस्ताव रखा गया और फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। तो बारदौली में ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को गांधी ने वापस ले लिया था। तो सबसे पहले क्या घटना हुई थी, तो तीनों घटनाओं को आपको ऐसे ही क्रम में सजाना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चोरी चोरा कांड हुआ, फिर बारदौली प्रस्ताव रखा गया और फिर असहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? इनमें ऐसा कौन सा संगठन है जो है संस्था है जो असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, काशी विद्यापीठ, अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था, तो काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। दूसरा, गुजरात पीठ की स्थापना हुई थी और तीसरा, जामिया मिलिया की स्थापना हुई थी। तो ये तीनों की स्थापना 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन के समय, जबकि काशी विद्यापीठ की स्थापना 1916 में हुआ था, जो है याद रखना, ना कि जो है असहयोग आंदोलन के समय। तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1921-22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो 1921-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान क्या प्रतिफल निकल के आया, ये पूछा जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम एकता, पहली बार ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता सबसे ऊपर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन कारण के क्वेश्चन हो जब कभी भी आते हैं तो हमें इसमें क्योंकि लगा के आंसर निकालना होता है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने द्वारा विरोध किया गया था। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, तो दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना, जब असहयोग आंदोलन को गांधी ने वापस ले लिया था तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, और ये दो लोग नाराज होकर के स्वराज पार्टी बना लिया था। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक व अधिक के लिए की गई थी। मतलब कि जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी उसके पीछे क्या कारण था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेना, ये बिल्कुल सही है। तो जब गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तभी नाराज होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उल्लंघन, मतलब
इनका विरोध करना था, ये भी बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य यही था स्वराज पार्टी का कि हम जाएंगे, काउंसिल में प्रवेश करेंगे और उन्हें काम नहीं करने देंगे अंग्रेजों को। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, इसका कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। प्रशासन के अनुभव से कोई मतलब यहाँ था ही नहीं, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो CR दास ने। तो 1922 में, याद रखना 1922 में गया में, बिहार के गया में कांग्रेस अधिवेशन था और उसके अध्यक्ष CR दास को बनाया गया था। तो CR दास ने जो है गया में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था CR दास ने। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। तो हर एंगल से मैंने क्वेश्चन दे दिया जिससे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने? तो अब सबको पता है, अब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? जितनी घटनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सही कालानुक्रम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले होगा, याद रखना, लखनऊ समझौता। ये कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। स्वराज पार्टी की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, रूलट एक्ट के विरोध में। ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद जो है आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में 1 अगस्त को, जब जिस दिन जो है असहयोग आंदोलन शुरू करना था। और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। तो याद रखना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। पहले 1, इसके बाद आपका 3, इसके बाद आपका 4 और फिर 2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो हमें ये भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है, तभी हमारे क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन बनाया गया था? तो ये आपका विट्ठल भाई पटेल बनाए गए थे। पहले भारत के स्पीकर इन्हीं को माना जाता है और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव मतलब केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और ये जो है स्वराज पार्टी से संबंधित थे। ये भी याद रखना, ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे और इनको अध्यक्ष पद दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इसीलिए इसे, और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जा रहा था। नेक्स्ट आपका 1928 में ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ठीक है, इस जो है किस उद्देश्य से भारत में आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जो है मतलब रिपोर्ट के आधार पर ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया और फिर 1935 का अधिनियम तैयार किया गया और ये जो है 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। ठीक है, तो याद रखना, साइमन कमीशन इसकी 1919 की समीक्षा के लिए आया था और गोलमेज सम्मेलन के आधार पर 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है साइमन कमीशन। तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? पूछा जा रहा है इनमें कौन सा सही है साइमन कमीशन के संबंध में। पहला है, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, मतलब समीक्षा के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल सही है। इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए जो है सिफारिश किया था, इसे संतुति कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है साइमन कमीशन के संबंध में। नेक्स्ट आपका, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए जो है हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। पहला है आपका,
इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की थी, बिल्कुल सही है। तो साइमन कमीशन ने कहा था कि 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया है इसको समाप्त कर दिया जाए और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। तो यही साइमन कमीशन ने कहा था और इसी को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया और जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1935 में और जो है केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कब घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल हुए थे। जो है लाहौर की पुलिस जो कमिश्नर था सैंडर्स, उसी ने लाठीचार्ज किया था तो घायल हो गए थे और बाद में इनकी डेथ हो गई थी। तो साइमन कमीशन की जो है विरोध में ये काम हुआ था और इन्होंने ही नारा दिया था साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने ही दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? मतलब भारत की आज़ादी के लिए किसने इंडिया लीग की स्थापना 1928 में की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कौन किसने किया था? तो एक जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। याद रखना इन दोनों लोगों ने मिल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी 1928 में। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिवेशन में किया था, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, मैंने पहले बताया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? अभी मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन मैंने घुमा के दे दिया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार नेहरू जी अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि? ये ऑप्शन देखना है और कौन सा सही विकल्प है ये देखना है। पहला है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना एक नंबर तो यहाँ है नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो झगड़ा सुलझाया गया था वो लखनऊ अधिवेशन में सुलझाया गया था 1916 में। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका केवल आंसर 1 होगा, केवल 1 हो जाएगा, इसका सही होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या किया गया था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है संकल्प को पारित किया गया था उसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है आपका भारत की विदेश नीति की घोषणा। याद रखना 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी, तो याद रखना ये भी बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन इसका लक्ष्य नहीं था, छूत को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार कब दिया गया था? तो याद रखना लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सत्र में, सत्र को अधिवेशन भी कहते हैं, 1929 में ही जो है लाहौर अधिवेशन में गांधी को ये अधिकार दिया गया था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो डांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो भारत का एक ऐसा आंदोलन था, कौन सा? तो याद रखना ये आपका था नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था पूरे भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो पहला है नमक कानून के समर्थन में, बिल्कुल गलत है। नमक कानून को तोड़ने हेतु, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए ही दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है और सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। ठीक है, पहला है आपका महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, सजा दी गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो है देवदास गांधी, ये गांधी जी के बेटे थे, और जो है के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर सत्य पूछा गया है। तो महात्मा गांधी को भी नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका केवल 2। नेक्स्ट आपका शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, यह गांधी की दांडी यात्रा से। तो याद रखना जब गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे साबरमती आश्रम से, तो इन्होंने पत्रकारों से कहा था कि शक्ति मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, शक्ति मतलब यहाँ शक्ति के विरुद्ध मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो याद रखना ये किसने कहा था, गांधी ने कहा था जब दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो दांडी मार्च के संबंध में असत्य पूछा जा रहा है। पहला है यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका मुख्य विशेष प्रयोजन था, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र के किनारे पहुंच गांधी ने नमक बनाया था, नहीं, नमक नहीं बनाया था, नमक कानून को तोड़ा था, बनाया नहीं था। ठीक है, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ थोड़ा सा आप गलत हो सकता है कि नमक कानून बनाया मतलब नमक बनाया था, नहीं, नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना पहला है यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर के इसका समापन दांडी में हुआ था, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च से नहीं 12 मार्च से हुई थी। तो इसका आंसर आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब असहयोग आंदोलन को याद रखना के दौरान जब गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो याद रखना उनके जगह पे नेता कौन था जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था आंदोलन का। तो अब्बास तैयब जी ही थे जो गांधी जी के गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन का नेता बने थे, नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे। तो याद रखना ये थे बेब मिलर। तो याद रखना ये अमेरिकी पत्रकार थे और ये गांधी जी के दांडी मार्च को इन्होंने ही कवर किया था, इन्होंने पूरा जो है विवरण दिया था। तो ये बेब मिलर थे और याद रखना ये अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे, गांधीवादी नेता थे। इन्होंने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था, अब्दुल गफ्फार खां ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका गढ़वाल रेजिमेंट, ये उत्तराखंड में है। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कब। तो चंद्र सिंह गढ़वाली एक जो है भारतीय सिपाही थे। तो याद रखना ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है चंद्र सिंह गढ़वाली जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, इन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सजा भी हुई थी। तो चंद्र सिंह गढ़वाली इसके बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने मतलब सैनिक थे जिन्होंने गोली चलाने से इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व किस पे दिया था। रचनात्मक कार्यक्रम पर, हिंसा के सीमित प्रयोग पर, अंग्रेजों से समझौते पर, किस पे। तो याद रखना रचनात्मक कार्यक्रम पे। तो याद रखना जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी ने असफल हो गया जब, तो ये लौट के आए थे। गांधी दलितों के उत्थान के लिए काम किया था, तो रचनात्मक कार्य में अपना ज्यादा काम व्यतीत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता कहते हैं, मैंने पहले बताया था। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। का मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए की गई थी। याद रखना गांधी ने
इरविन के साथ समझौता किया था और इरविन कौन थे? भारत के वायसराय थे और गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ठीक है, तो क्या था? तो याद रखना इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था और तब गोलमेज सम्मेलन में गांधी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता जो कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने कराया था गांधी इरविन समझौते को। याद रखना गांधी इरविन समझौते को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? याद रखना गांधी इरविन जब समझौता हो रहा था तो सरोजिनी नायडू ने कहा था ये दो महात्माओं का मिलन है। ठीक है, तो गांधी और इरविन को महात्मा शब्द से संबोधित किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका भारतीय स्वाधीनता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में सजाइए, उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी भी 1931 में दी गई थी। गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था, लेकिन अब यहाँ डेट पूछ दिया गया है। ठीक है, तो डेट के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले होगा गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च को हुआ था, तो सबसे पहले 4 नंबर होगा। भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को हुई थी, तो 2 नंबर पे आपका 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची जो अधिवेशन था वो दिसंबर में हुआ था। तो याद रखना ये दिसंबर में हुआ था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका फिर हो जाएगा 2, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी दिसंबर में हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फिर 4 नंबर पर चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर याद रखना कराची अधिवेशन और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंधित निम्नलिखित संघटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई थी और पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में पूना समझौता ही जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल गया है, 4 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। अब हमें 2 ऑप्शन में हमें खोजना है। तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था, तब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो इसका 1 हो जाएगा। 1 के बाद कौन सा होगा? 3 नंबर, और फिर होगा आपका 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या देखना सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद जो है आपका भगत सिंह को फांसी दी गई, इसके बाद जो है आपका कराची अधिवेशन हुआ और फिर सबसे लास्ट में पूना समझौता 1932 में हुआ था। बाकी तीनों घटनाएं 1931 में हुई हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। तो ऐसे बहुत क्लोज क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो पहला तो महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे, एकमात्र व्यक्ति। सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई थी भारतीय महिलाओं की ओर से। मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए थे हिंदू महासभा की ओर से। मौलाना आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। तो याद रखना 1 और 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो भारतीय महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहला है यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, द्वितीय में शामिल हुई थी गांधी के नेतृत्व में, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है, सही कथन कौन सा है। ठीक है, पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, बिल्कुल सही है। पूना समझौता में से पैक्ट में समझौता स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं के दलित वर्गों के
प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल सही है। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, केवल द्वितीय में, बाकी पहले में और तीसरे में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? ये पूना समझौता 1932 में। ठीक है, इसे पूना समझौता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो याद रखना, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया था, जिसमें दलितों को हिंदुओं से अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? याद रखना, किसे संपादित किया गया था? तो ये पूना समझौता हुआ था और इसी के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो याद रखना, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है, लेकिन पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हस्ताक्षर महात्मा गांधी ने नहीं किया था, BR अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने किया था हिंदुओं की ओर से, सी राजगोपालाचारी ने भी किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने पूना समझौते पर सिग्नेचर नहीं किया है, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आपको ये लगेगा कि समझौता तो गांधी ने किया था, तो सिग्नेचर किया होगा, लेकिन गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी जो है अपना जो है कल्पनाओं में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तर नहीं है। तो ये किसने कहा था? तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था, पूना समझौता के समय कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये 70 क्वेश्चन जो है 1919 से लेकर के 1935 तक की घटनाओं को मैंने इसमें दे दिया है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, और इसी तरह के आपको लगातार वीडियो मिलते रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।